मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। वीडियो के आखिर तक बने रहें और आपको थोड़ी जानकारी देता चलूं मैं कि पूरे भारत के अंदर धर्म को लेकर अक्सर यानी कि हंगामे होते रहते हैं। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी यात्राओं के नाम पर, कभी पर्वों के नाम पर, कभी त्योहार और यहाँ तक के जात बिरादरियां और ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिनको कोई सोच भी नहीं सकता है। हो सकता है कि ये पार्टी का, किसी भी पार्टी का अपना एजेंडा रहता हो। और हम तो लगभग लगभग जब से हमने होश संभाला है, बचपन से लेके भाई, हम जब स्कूल के ज़माने में की बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्कूल के ज़माने की बात कर रहा हूँ, और आज तक हम देख रहे हैं कि जात बिरादरियाँ और धर्म की बातें होती ही रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बड़े-बड़े आंदोलन भी धर्म को लेकर होते हैं, जात बिरादरियों के आरक्षण को लेकर भी आंदोलन होते हैं। और मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया के अंदर अब तो ज़्यादा ही कुछ हंगामे धर्म को लेकर होते रहते हैं। इसी तरह की एक पोस्ट मैंने आज पढ़ी थी। मुंबई से हैं इस्माइल बाटलीवाला, जिनका एक आर्टिकल था। वो पूरा आर्टिकल मैं आपको, खैर बड़ा लंबा है, पर इसका एक अंश बता रहा हूँ इस पत्र के माध्यम से। सभी मुस्लिम पार्टियों के में इत्तेहाद की कोशिश किया गया था। यानी कि एक मुंबई की भाषा है, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि हम हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है। तो इस्माइल बाटली वालों ने अपनी फेसबुक पर ये आर्टिकल लगाया था। इसके अंदर अनुच्छेद 341 को लेकर बड़ा अच्छा एक पैराग्राफ इन्होंने तैयार किया था। और इस ये 35 यानी कि 35 तरह के मुद्दों को लेकर एक पैराग्राफ बनाया गया था और 2018 में इन्होंने ये पेश किया था। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा इस्माइल बाटलीवाला से, और मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इस्माइल बाटलीवाला साहब को, जो कि मुझे ये जानकारी दे दें जिससे कि ये मुकम्मल हो जाए। जुड़ चुके हैं मेरे साथ में इस्माइल बाटलीवाला मुंबई से। सर, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। जी नफीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने आज फेसबुक पर, आपके चैनल पर मुझे आपके व्यूवर के रूबरू करने की कोशिश की है, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जी, मैं उनकी ओर से धन्यवाद बोलता हूं, आपका शुक्रिया। सर, थोड़ा जानना चाह रहा हूं, आपने एक आर्टिकल आज शेयर किया और उसमें लिखा 35 पैराग्राम को लेकर कि भाई आपने अनुच्छेद 343 का ये मुद्दा उठाया। इसमें बहुत सारी यानी कि बातें आपने लिखते हुए अनुच्छेद 343 को ये कहा कि पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठना चाहिए और किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आपके इस मुद्दे पर गौर नहीं किया। सर, थोड़ा जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जान लेंगे कि ये मामला है क्या। ये मामला ऐसा है कि मुसलमानों में जो निचली मैं मुसलमानों में निचली बिरादरी नहीं मानता हूं, लेकिन संविधान उनको मानता है, जिसमें जैसे दलितों में आते हैं सफाई कामगार वगैरह, इस तरह जो मुसलमानों में भी हैं। अच्छा। एक तरफ देखा जाए तो इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से तो इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन संविधान ने ऐसा प्रावधान रखा है कि उसमें जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं उन्हें निचली कौम मानी जाती हैं। तो तमाम बिरादरियों के लिए उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन मुसलमानों का भी रिजर्वेशन था 341 के तहत। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, एक ऑर्डिनेंस ला करके। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनकी से उसको रद्द करने की कोशिश की, जिसको धारा 341 कहते हैं। इसमें अगर और जो हमने लिखा है वो, आपने कहा 35 मुद्दे हैं, 35 मुद्दे नहीं है, उसमें सैकड़ों मुद्दे हैं, 35 पैराग्राफ है। 35 पैराग्राफ बोल रहा हूँ मैं भी जी। दूसरी बात, आपने ये कहा ये मुस्लिम पार्टियों के लिए नहीं, ये मुस्लिम पार्टियों को भी दिया गया है, मुस्लिम तंजीमों को भी दिया गया है, और देश की सभी पार्टियों को ये लेटर दिया गया है, उनके दरवाजे पर जा करके दिया गया है, ना कि पोस्ट या कुरियर के जरिए, बल्कि उनके दरवाजे भी जाके दिया गया है। यहाँ तक के बीजेपी और शिवसेना के दरवाजे भी जाकर के ये लेटर दिया गया है। ठीक। और ये सबको देने का कारण ये था कि भाई
कोई तो हमारे बात को सुनने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे कि एक हमारा जो जी। तबका है वो बहुत दबा कुचला है और उसका जो है रिजर्वेशन रद्द कर दिया है नेहरू सरकार ने। तो जो नई सरकारें आई हैं या इस जमाने में जो पार्टियां जो राजनीति में हैं, सत्ते में आ रही हैं, जा रही हैं, उनके सबके सामने रखा कि उनका ध्यान हम इस तरफ खींचने की कोशिश किए कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर लोगों ने ध्यान दिए। नफीस साहब, मैं आपको बता देता हूं कि इसको लेकर के राहुल गांधी के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी थी और उन्होंने देखा तो काफी बड़ा है ये लेटर। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हमको थोड़ा ये पढ़ने के लिए और गौर फिक्र करने के लिए मौका दीजिए। और 2 महीने का उन्होंने मौका दिया था और हमारे सामने ही अपने सेक्रेटरी को कहा था कि जो राजस्थान के गहलोत जी हैं उनसे मीटिंग तय करिए। तो उन्होंने कहा था 2 महीने के बाद आपको लोगों को फिर से बुलाया जाएगा और इस पर चर्चा करेंगे और धारा 341 का कोई हल ढूंढेंगे। ठीक लेकिन ठीक। बदनसीबी यह है कि उसमें कई इलेक्शन आ गए और फिर खुद की कांग्रेस की भी हालत जो है वो ये हुई, वो मीटिंग हो नहीं पाई। हो नहीं पाई। तो मैं थोड़ा सा इस जानना ही चाह रहा हूँ। चलिए, वो जी तो कांग्रेस की बात रही। ये जो जी जमाते इस्लामिया हैं, शिवसेना भी बता रहे हैं आप, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये इतने सारे बोर्ड चल रहे हैं इस मुसलमानों के नाम पर भी। क्या आपके इस लेटर का जवाब उन लोगों ने दिया या नहीं दिया? जी, बिल्कुल किसी ने नहीं दिया। क्यों सर, ये क्यों जवाब देना नहीं चाहते ये? एक सेकंड, सिर्फ जवाब की शक्ल में एक तो नीतीश कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी का जवाब आया था और एक राहुल गांधी के साथ मीटिंग हो गई थी। ठीक। बाकी किसी का भी नहीं आया है, हाँ। समझे साहब। और जमात इस्लामी, जमात उलमा हिंद और क्या कहते हैं, सभी जो हमारी जमातें हैं, हम्म। मुसावरत, इन सबको दिया गया। किसी ने भी उसका दो टोक हमको जवाब नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि भाई आपका खत हमें मिला, हमने पढ़ा, उसमें इतनी बातें ठीक हैं या इतनी बातें ठीक नहीं है, या सब ठीक है या सब खराब है। कुछ एक भी रिप्लाई देने की कोशिश नहीं की है। ठीक जी ठीक। एक 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 नाम और आ रहा है मेरे याद थोड़ा सा। अक्सर सोशल मीडिया पर मुस्लिमों का रहनुमा असुद्दीन ओवैसी को बताया जाता है, और हालांकि हमने इस चीज को सुना भी है कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार अनुच्छेद 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को लेकर सवाल किया था और कहा था कि इस पर सरकार जवाब दे कि इस पर से पाबंदी कब हटेगी। क्या आपने उनकी पार्टी को ये लेटर लिखा भेजा था और आप उनको उन्होंने जवाब दिया आपको? नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया है नफीस साहब। कोई जवाब मुझे नहीं मिला है उनकी तरफ से भी। रही बात आवाज उठाने से इसका हल नहीं होगा साहब, अच्छा। ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हाई कोर्ट में गए हैं, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं इसको लेकर के, और बहुत हम्म। सारे लोग आवाज उठा भी रहे हैं पर्सनली तौर पर। मैं उन्हें हम्म। बताना चाहता हूँ ये मसला पार्लियामेंट का है, ये मसला कोर्टों का नहीं है। अच्छा। कोर्ट में का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो अगर जब तक रद्द नहीं होता है, कोर्ट कैसे फैसला आपके फेवर में दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। ये रद्द हुआ है पार्लियामेंट में और उसको उस नए ऑर्डिनेंस को फिर से रद्द करने की जरूरत है, तो वो पार्लियामेंट में होगी। रही बात आपने ओवैसी साहब का जो जिक्र किया, ओवैसी साहब बोलने के तो मास्टर हैं, लेकिन ये बोलने से और तकरीरें करने से और सवाल करने से इसका हल नहीं निकलेगा। इसका हल निकलेगा फील्डिंग करने से। तमाम एमपी लोगों से उनकी मुलाकात करनी चाहिए, उनको खत लिखना चाहिए, उनके साथ मीटिंग करना चाहिए और एमपी लोगों से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और फिर एक प्रस्ताव लाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और उस पे वोटिंग होना चाहिए। उसके बाद इसका निकाल होगा। तकरीर करने से, सवाल करने से, सवाल सरकार को खड़े कर देने से, बड़ी बड़ी भाषण दे देने से इससे ये मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसको रिजेक्ट किया गया था पार्लियामेंट में, इसको फिर से पास किया जा सकता
सकता है पार्लियामेंट में, ये धरना मोर्चा आंदोलन के जरिए भी नहीं हो सकता, कोर्ट कचहरी के जरिए भी नहीं हो सकता है, भाषण और तकरीर के जरिए भी नहीं होता है, सवाल से भी नहीं हो सकता है। सिर्फ इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आंकड़े जुटाने से ही इसका हल होगा। तो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जो है उनसे कभी आपकी बात नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या वो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हम ओवैसी साहब ही बात करना नहीं चाहते हैं उस पर, दूसरे अच्छा। की बात कीजिए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल नहीं बात करना चाहते हैं उसके ऊपर। ऐसा क्यों? अब ये उसका जवाब मेरे पास नहीं है, मेरा काम था उन तक क्या लगता पहुंचना। है, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आपके सांसद हैं, आपके आपके नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, तब आपके मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं ये लोग? नफीस साहब, आप मुझसे इस तरह की अगर सवाल करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं ऐसे बता देता हूं, मेरा तो दौरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबके दरवाजे हुए हैं, सबसे मुलाकात हुए हैं। ये मुसलमान नेता है, मुसलमानों का नेता मुझे एक भी नजर नहीं आया, साथ में ओवैसी दोनों भाई भी। गौर कर लीजिए, ये भी मुसलमान फर्क है, नेता है। ये शब्द फर्क सुन है लीजिए, इस्माइल जी, ये फर्क है। शब्द सुन लीजिए, मैं सुन रहा। मुसलमान नेता है, मुसलमानों का नेता एक भी नहीं है। ये फर्क है कि मुस्लिम नेता और मुसलमानों का नेता, हाँ ये फर्क है। चलिए सर, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी दी। मैं एक सवाल और करना चाह रहा था आपसे। जी अगर मान लो पासमानदा समाज से जुड़ा मुद्दा है ये, तो इस मुद्दे को तो पासमानदा समाज भी नहीं जानता है सर, ये तो बड़ा पेचीदा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि जनाने के काम लीडरशिप का है। अच्छा। आम आदमी कैसे जान सकेगा भाई? जो खेत का मजदूर है, खेतिहर किसान है, मजदूर है, छोटे छोटे कारोबारी है, इतनी तालीम तो उसको नहीं है, संवैधानिक जानकारियां उसको होगी, इतनी बारीकी से उसको तो नहीं होगी। ये जनाने का भी काम जो है लीडरशिप का है। हमारी जो हाई प्रोफाइल मजहबी लीडरशिप है और हाई प्रोफाइल राजनीतिक लीडरशिप है, ये बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज जागरूक हो और वो अपने हक हुकूक को समझ पाए। एक सवाल और कर रहा हूं सर मैं आखिर में आपसे, ये मेरा आखिर सवाल है आपसे, कि आपकी लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं, आपकी लाखों की तादाद में भारत के अंदर मदरसे हैं, और उनमें पढ़ाने वाले लाखों की तादाद में ही आलिम मौलवी हैं, हर जुमे को बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, तब इस मुद्दे को उन लोगों ने क्यों नहीं जगाया और क्यों बात नहीं की? क्योंकि अक्सर तो ये देखा गया है कि पसमानदा समाज ही भारत में सबसे ज्यादा तादाद में रहता है और उसको वंचित किया गया है इस चीज से। जी, देखिए, वो मुसलमानों के अगर प्रॉब्लम देखेंगे तो मैं ऐसे बताना चाहूंगा जो मुझे नजर आ रहे हैं। जहां की बात कर रहे हैं मेंबर रसूल का, मेंबर रसूल से ही प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल, मेंबर रसूल से ही जो गाइड मिलना चाहिए, जो जानकारियां लोगों को दी जानी चाहिए। बहुत आसान है हमारा सिस्टम जो है, हर हफ्ते में एक ईद का दिन होता है और वो खुतबा दिया जाता है। 95% मुसलमान उस दिन मस्जिद में होता है साहब। इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया के किसी कौमों के पास नहीं है। 95% लोग हाजिर होते हैं जुमा के दिन, समझे साहब। और जुमा के खुतबे में मुझे जितना इल्म है, जुमा के खुतबे का मतलब और जुमा के दिन का मतलब यही है कि पिछले हफ्ते की जो एक्टिविटी हुई है, जो काम काज हुए हैं, उसकी रिपोर्ट ले लेना और आने वाले हफ्ते के प्रोग्राम दे देना कि आने वाले हफ्तों में ये काम होना चाहिए। तो अब देखा जाए कि मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं, यानी जो मस्जिद के सरकार, जिनके हाथ में सरकार है मस्जिद की, मैं समझता हूं वही, उन्हें कोई इल्म नहीं है, उन्हें संवैधानिक जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, समाज की जानकारी नहीं है। बस यह है मस्जिद के सदर सेक्रेटरी बने बैठे हैं और कॉलर टाइट करके चलते रहते हैं और उलमा हजरात पर वो अपने शिकंजा कसे रहते हैं। उनकी मर्जी का जो भी आलिम है खुतबा देता है जुमा के दिन या दूसरे दिन भी, ये उन्हीं के गुलामी में है बेचारा, अपनी मर्जी
तो वो खुतबा भी नहीं दे सकता। तो मैं ये कहूंगा कि जो मस्जिद के ट्रस्टी हैं ये उनकी सरकार है, और उन सरकार पर बैठे हुए लोग जाहिल, गंवार, अनपढ़ और क्रिमिनल लोग हैं। इसलिए मुसलमानों के सही मसले का हल ना ढूंढ पा रहे हैं, ना वो बता पा रहे हैं। अगर मेंबर रसूल सुधर जाए तो ये बड़े लीडर भी सुधर जाएंगे, राजनीतिक लीडर भी सुधर जाएंगे, और आप जैसे जो मीडिया चलाने वाले पत्रकार हैं वहां भी खराबियां हैं, वो भी सुधर जाएंगे। जी ठीक, चलिए, हमने तो अपनी ओर से कोशिश ये की है कि हम पसमानदा समाज की बात उठाएं, क्योंकि आपने अगर लिखा था तो हमको ये एहसास हुआ कि इतना बड़ा पैराग्राफ तैयार किया गया और आज तक इस मुद्दे से पसमानदा समाज मुझे वंचित नजर आया था। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठाना चाहा, और हम चाहते भी यही हैं कि सबका सम्मान, सबका मान सम्मान, और एक तरह से वही जो के कहा जाता है कि समानता का अधिकार सभी को मिले। तो ये हमारी कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल बाटलीवाला साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया साहब। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247। वीडियो वहां तक शेयर करें जहां तक इस्माइल बाटलीवाला ने कहा है कि मैं जाहिल और नहीं सुधारने की करते कोशिश। ये एक बड़ी बात कही है, शायद हो जाए असर यहीं से, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर किसी कौम को कोई सुधार सकता है तो उसी के जिम्मेदार सुधार सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।